फ्रेंड्स, ये जो अभी हमने टेबल बनाया था, अभी हम इसी टेबल से रिलेटेड हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, जिसमें हम 7 पॉइंट्स देखेंगे। तो जो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट लेते हैं, तो इसमें कह रही है कि न्यूट्रॉन्स डोंट प्ले एनी रोल इन चार्जिंग एन एटम बट दे डू प्ले अ रोल इन बिल्डिंग अप द मास ऑफ द एटम। अब इसमें हमने देखा था हमने कि न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, इनका जो रिलेटिव चार्ज होता है वो ज़ीरो होता है। तो इसी तरह रिलेटिव चार्ज होता है न्यूट्रॉन्स का ज़ीरो होता है। तो इसी तरह हमने लिख दिया कि डोंट प्ले एनी रोल इन चार्जिंग, यानी कि ये चार्जिंग में कोई रोल नहीं प्ले करते। क्योंकि इनका चार्ज ही ज़ीरो होता है। तो न्यूट्रॉन्स का जो कि एटम में न्यूट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं, उनका चार्ज बिल्डअप करने में कोई रोल नहीं होता, क्योंकि उनका चार्ज ही ज़ीरो होता है। लेकिन बट दे डू प्ले अ रोल इन बिल्डिंग अप द मास ऑफ द एटम। बट इधर ही अगर हम देखें तो इसका जो मास है वो 1 AMU है, यानी कि ज़ीरो नहीं है, 1 है, यानी कि कुछ ना कुछ इसका मास है 1 AMU। बट दे डू प्ले अ रोल इन बिल्डिंग अप द मास ऑफ द एटम। तो इसलिए अब हमने इधर लिख दिया कि प्ले अ रोल इन बिल्डिंग अप द मास ऑफ द एटम, यानी कि वो एटम का मास कंस्ट्रक्ट करने में, मास बनाने में एटम की मदद करते हैं, क्योंकि उसमें उनका भी मास शामिल होता है जो कि 1 AMU होता है। तो इसी तरह हम देख लेते हैं कि जी न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, दे डोंट प्ले एनी रोल इन चार्जिंग, उनका चार्ज क्योंकि ज़ीरो होता है, दे डोंट हैव एनी चार्ज, बट दे डू प्ले अ रोल इन बिल्डिंग अप द मास ऑफ द एटम, क्योंकि बिकॉज देयर मास इज़ इक्वल टू 1 AMU, because their mass is equal to 1 AMU, so they do play a role in building up the mass of the atom. तो अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स डू प्ले अ रोल इन चार्जिंग एन एटम। अब यहाँ पर हम स्टॉप करें और देखें तो ये है प्ले अ रोल इन चार्जिंग एन एटम। तो अब हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1- है, यानी कि ज़ीरो नहीं है लेकिन माइनस ज़रूर है। तो 1- है लेकिन है कुछ वैल्यू। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, दे डू प्ले अ रोल इन चार्जिंग एन एटम, दे डू प्ले अ रोल इन चार्जिंग एन एटम बिकॉज दे हैव अ चार्ज, बिकॉज दे देमसेल्व्स हैव अ चार्ज विच इज़ इक्वल टू 1-। तो बट दे डोंट प्ले एनी रोल इन बिल्डिंग अप द मास ऑफ द एटम, बट दे डोंट प्ले एनी रोल इन बिल्डिंग अप द मास ऑफ द एटम। क्योंकि इधर हमने देखा कि उनका जो मास होता है वो 1/2000 जो कि बनता है, आप अगर करें तो डेसिमल में ये बनता है 0.005 AMU। तो ये बहुत ही नेग्लिजिबल मास है, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया कि दे डोंट प्ले एनी रोल इन बिल्डिंग अप द मास ऑफ द एटम एज दे हैव अ वेरी नेग्लिजिबल मास। इनका मास क्योंकि बहुत नेग्लिजिबल होता है, बहुत थोड़ा सा होता है, तो इसलिए दे डोंट प्ले एनी रोल इन बिल्डिंग अप द मास ऑफ द एटम। क्योंकि ये 0.0005 है, 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद फिर 5 आ रहा है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स चार्ज, दे डू प्ले अ रोल इन चार्जिंग एन एटम बिकॉज दे हैव अ चार्ज विच इज़ इक्वल टू 1-, बट दे डोंट प्ले एनी रोल इन चार्जिंग इन बिल्डिंग अप द मास ऑफ द एटम बिकॉज दे हैव अ वेरी नेग्लिजिबल मास विच इज़ इक्वल टू 0.0005 AMU और 1/2000। तो अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो इधर है प्रोटॉन्स डू प्ले अ रोल in charging as well as building up the mass of the atom. Protons they do both the actions, यानी कि वो चार्ज भी करते हैं एटम को और वो मास भी बिल्डअप करने में हेल्प करते हैं। कैसे, ये हम देखते हैं कि प्रोटॉन का चार्ज होता है वो 1+ होता है, दे हैव अ चार्ज 1+, तो इसलिए उनका चार्ज ज़ीरो नहीं है, दे हैव अ चार्ज विच इज़ इक्वल टू 1+, तो इसलिए दे डू प्ले अ रोल इन चार्जिंग एन एटम। बट इधर ही हम देखें तो एज वेल एज बिल्डिंग अप द मास ऑफ द एटम, वो उनका मास भी क्या होता है 1 AMU उनका मास होता है। तो इसलिए दे ऑल्सो डू प्ले अ रोल इन बिल्डिंग अप द मास ऑफ द एटम। तो ये एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है प्रोटॉन्स की कि दे प्ले देयर रोल इन बोथ द एक्शंस एंड दे डू प्ले एंड दे इन चार्जिंग द एटम एज वेल एज बिल्डिंग अप द मास ऑफ द एटम। सो नाउ कमिंग टू फोर्थ पॉइंट, तो हम देखते हैं कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कांट मूव।
प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कांट मूव एज दे आर क्लोज्ड इनसाइड द न्यूक्लियस। तो मैंने जैसे पिछले मैं आपको पहले भी रिपीट करता आ रहा था कि जी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस में पैक्ड होते हैं, ट्रैप्ड होते हैं और वो मूव नहीं कर सकते। तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सिर्फ दे ओनली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, सो दे बोथ आर ट्रैप्ड इन द न्यूक्लियस, दे आर क्लोज्ड इन द न्यूक्लियस एंड दे कांट मूव। ये आपको याद रखना है। वेयर एज इलेक्ट्रॉन्स, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कैन मूव, दे कैन मूव एज दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल्स। हमने पढ़ा था कि जी ये न्यूक्लियस होता है और इसके इर्द गिर्द शेल्स होते हैं एटम के, ये न्यूक्लियस और इसके इर्द गिर्द इसके सराउंडिंग में शेल्स होते हैं, जिन शेल्स में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है क्योंकि ये ट्रैप नहीं है, क्लोज्ड नहीं है, फ्रीली मूव कर सकता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में, शेल्स में शेल्स में ये फ्रीली मूव कर सकता है। शेल्स में या एनर्जी लेवल्स में या ऑर्बिट्स में ये फ्रीली मूव कर सकता है, जबकि वेयर एज इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दे आर closed inside the nucleus and they can't move, but electrons can move. तो अब हम कंटिन्यू करते हुए हम 5th पॉइंट पे आते हैं और ये कहते हैं कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कैन नेवर बी लॉस्ट, गेन्ड और शेयर्ड। यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं दे कैन नेवर बी लॉस्ट, गेन्ड और शेयर्ड। वो क्यों? क्योंकि हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा कि प्रोटॉन्स जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर पैक्ड इनसाइड द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस में पैक्ड होते हैं, क्लोज्ड होते हैं और वो मूव ही नहीं कर सकते। तो जब वो मूव ही नहीं कर सकते, बिल्कुल ट्रैप्ड होते हैं, तो लूज़ करने के लिए, उनको लूज़ करने के लिए या उसी तरह गेन करने के लिए या शेयर करने के लिए भी उन्हें मूव कराना पड़ेगा। तो जब वो मूव ही नहीं कर सकते तो हम उनको ना तो लूज़ कर सकते हैं, ना एटम उनको लूज़ कर सकते हैं, ना गेन कर सकते हैं और ना ही शेयर। तो इसलिए फैक्ट है कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कैन नेवर बी लॉस्ट, गेन्ड और शेयर्ड एज दे आर closed inside the nucleus and they can't move. It is only the electrons which can be lost, gained or shared as they revolve around the nucleus in shells. और इसी तरह हमने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में शेल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे कैन बी लॉस्ट, गेंड और वो शेयर भी हो सकते हैं, वो शेयर भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल्स, यानी कि वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं और वो मूवमेंट कर रहे होते हैं, वो मूवमेंट शो कर रहे होते हैं। तो इसीलिए जब वो मूवमेंट शो करेंगे तो हम उनको लूज़ भी करवा सकते हैं, गेन भी करवा सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना कि जी न्यूक्लियस में क्योंकि बिकॉज न्यूक्लियस protons and neutrons are closed inside the nucleus, they are trapped, so they can never be lost, gained or shared, whereas electrons which are present in the orbits or shells, they revolve around the shells, they revolve around the nucleus in the shells, and as they show movements, so they can be lost, gained or shared. तो एक और फैक्ट हम ये पढ़ते हैं आगे कि इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, गेन्ड और शेयर्ड ओनली फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। ये याद रखिएगा आप कि जी जो एटम होता है इसका जो न्यूक्लियस होता है, और ये जैसे हम इधर अभी 2 सपोज कर लेते हैं, हम ले लेते हैं शेल्स, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन अभी हम 2 कर लेते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी और कंटिन्यू, लेकिन हम अभी इधर 2 सपोज कर लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन हम बना देते हैं इधर और इधर भी एक। तो अभी हम सपोज कर लेते हैं कि ये, अब आपने याद रखना है कि जी फर्स्ट ये जो शेल आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये क्योंकि आउटर मोस्ट शेल नहीं है, सेकंड जो शेल है वो आउटर मोस्ट शेल है, तो इसीलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, गेन कर सकता है और शेयर कर सकता है। सिर्फ ओनली द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन ओनली बी लॉस्ट, गेन्ड और शेयर्ड, वेयर एज द एटम्स within the outermost shell they can never be lost, gained or shared, only the outermost shell. तो अगर एक एटम का एक ही शेल है और उसमें इलेक्ट्रॉन है तो ये वाला फिर इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा, गेन होगा या शेयर होगा, बिकॉज दिस इज़ द आउटरमोस्ट शेल। अगर किसी एटम के 3 शेल्स हैं तो सिर्फ ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, गेन करेगा या शेयर होगा। तो only the outermost shell of an electron can be lost, gained or shared.
ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे क्योंकि लेकिन मैं भी आपको थोड़ा सा इसमें बता भी देता हूँ, क्योंकि जो आउटर मोस्ट शेल होता है उस पर थोड़ी न्यूक्लियस जो होता है ये असल में इसकी थोड़ी इस पर फोर्स होती है, अट्रैक्शन टाइप होती है शेल्स पे, तो ये इनको अट्रैक्ट करता है, पुल होती है इस पर थोड़ी। तो जितने ज़्यादा शेल्स होंगे तो जितना दूर एक शेल होगा द आउटर मोस्ट शेल पे जितना दूर एक शेल होगा तो उस पर सबसे कम उसकी जो होगी वो तो उस पे उसकी सबसे कम फोर्स होगी, तो इसीलिए वो लूज़ करना, गेन करना या शेयर करना सबसे इजी होगा। तो इसीलिए सबसे प्रेफर किया जाता है कि सबसे आउटर मोस्ट शेल जो है वही आउटर मोस्ट शेल में जो है इलेक्ट्रॉन वही लूज़ किया जाए, वही गेन किया जाए, वही शेयर किया जाए। तो अब हम अपने अगले पॉइंट पर आते हैं, 7th पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट पे, कि 1 इलेक्ट्रॉन कैन कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज द चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन बट मास वाइज द इलेक्ट्रॉन इज़ नेग्लिजिबल कंपेयर टू अ प्रोटॉन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इधर है इसमें ये बता रहा है कि जी 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम सपोज़ कर लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन कैन कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज द चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन। और अब हम इधर ले लेते हैं 1 प्रोटॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कैन कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज, यानी कि आपने जैसे मैथ्स में पढ़ा होगा कि जब आ जाते हैं, जैसे अब हम करें मैथ्स में कि +1 -1 इज़ इक्वल टू 0 होता है, यानी कि ये कैंसिल हो जाते हैं, दे कम्प्लीटली कैंसिल। तो इसी तरह 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 माइनस हो जाता है, दिस मीन्स 1 माइनस एंड दिस मीन्स 1 प्लस, तो दे ऑल्सो completely get cancelled। तो इसलिए 1 electron can completely neutralize the charge of 1 proton। so 1 electron can completely neutralize the charge of 1 proton। तो इसलिए ये न्यूट्रलाइज कर देता है उसका चार्ज। लेकिन बट मास वाइज, अगर हम मास वाइज पे आएँ, मास इन कंपैरिजन विद मास अगर हम देखें, दोनों को कंपेयर करें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, तो इधर हमें देखने को मिलता है कि जी द इलेक्ट्रॉन इज़ नेग्लिजिबल कंपेयर टू अ प्रोटॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो हमने पीछे मास पढ़ा था वो आपको याद होगा 0.0005 AMU, और प्रोटॉन का जो हमने, जबकि जो प्रोटॉन का मास था वो था 1 AMU। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, वेरी वास्ट डिफरेंस। तो इसलिए हमने इसमें इधर लिखा हुआ भी है पॉइंट में कि इलेक्ट्रॉन मास वाइज अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन इज़ नेग्लिजिबल, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल यानी कि ऑलमोस्ट यानी कि ना होने के बराबर है कंपेयर टू अ प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन का मास जो है वो 1 AMU है, और वेर एज इलेक्ट्रॉन्स मास इज़ 0.0005 AMU विच इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, यानी कि नेग्लिजिबल, वी विल कंसिडर इट नेग्लिजिबल, ठीक है। तो अब हम एक यूनिवर्सल फैक्ट पे आते हैं, जिसमें वो कह रहा है कि जी एवरी एटम इनिशियली इन अ सॉलिड, लिक्विड और गैस इज़ अ न्यूट्रल एटम, यानी कि पूरा, यानी कि जितनी भी हैं चीज़ें, जितने भी मैटर हैं, यानी कि जितना भी मैटर है, कोई भी स्टेट ऑफ मैटर है, उसमें से अगर हम इनिशियली, यानी कि उसमें विदाउट प्रोवाइडिंग दैम एनी काइंड ऑफ, यानी कि चेंजेस उसमें कोई किए बगैर अगर हम उसमें से एक एटम लें, तो उसमें हमें ये वी विल फाइंड दैट नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स, यानी कि ये बहुत आपने इम्पॉर्टेंट फैक्ट एक है, ये आपने याद रखना है कि जी कोई सा भी यूनिवर्सल फैक्ट है कि कोई कहीं से भी अगर हम एटम, कोई सा भी एटम हम किसी स्टेट ऑफ मैटर में से लें, सॉलिड में से, लिक्विड में से या गैस में से, वो एक न्यूट्रल एटम होगा। क्यों न्यूट्रल एटम होगा? क्योंकि उसमें जो प्रोटॉन का जो नंबर होगा वो इलेक्ट्रॉन के नंबर के इक्वल होगा, यानी कि जितने प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेल्स में प्रेजेंट होंगे। तो जब ये होगा तो दे विल कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज ईच अदर, और एंड में जो रिज़ल्ट होगा वो ज़ीरो चार्ज होगा। और आपको तो पता है कि न्यूट्रॉन्स का तो वैसे ही ज़ीरो चार्ज आता है, तो इसलिए ओवरऑल उस एटम का चार्ज ही ज़ीरो होगा, और ओवरऑल उस एटम का चार्ज ही ज़ीरो होगा। तो इसलिए यूनिवर्सल फैक्ट है कि जी एवरी एटम इनिशियली इन अ सॉलिड, लिक्विड और गैस इज़ अ न्यूट्रल एटम।